गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और ये जो टॉपिक है उसे हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं, भूसन्नति। जब वैगनर का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या थी, एक भूसन्नति थी, जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि आज की तारीख में जियोसिंक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, खासकर जो वलित पर्वत होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। जियोसिंक्लाइन की जो डेफिनेशन है वो जियोसिंक्लाइंस आर लॉन्ग नैरो शैलो वाटर डिप्रेशंस कैरेक्टराइज्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। जियोसिंक्लाइन क्या है, भूसन्नतियां क्या है, ऐसे लंबे पतले और उथले जल के गर्त जिसमें जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, उनका जमाव हो रहा है और उस जमाव की वजह से वहां पे क्या पाया जा रहा है, धसाव पाया जा रहा है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, जियोसिंक्लाइन कहते हैं। जियोसिंक्लाइन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट में देखें तो दो चीजें हैं वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो पाई जाती थी, इस पे कोई डाउट नहीं है। एक है आपका रिजिड लैंड मासेस और दूसरा है आपका जियोसिंक्लाइन। तो आपके जो अग्र प्रदेश है या दृढ़ प्रदेश जिसे हम कहते हैं वो, और जो भूसन्नतियां हैं वो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें ये पाई जाती थी। मैंने आपसे जब पेंजिया डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था पेंजिया के दो हिस्से थे, एक नॉर्दर्न पोर्शन था और दूसरा क्या था, सदर्न पोर्शन था। और नॉर्दर्न और सदर्न के बीच में क्या था, एक क्या था, जियोसिंक्लाइन था, एक भूसन्नति थी। आप देखें तो देखिए एक जल के गर्त आपको दिखाई दे रहे होंगे जो पतले हैं और जो लंबे हैं, साथ ही में क्या है, उथले हैं, यानी इनकी गहराई क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है। और इन दोनों महाद्वीपों से जो आने वाली नदियां हैं वो क्या करती हैं, इसमें अपना अवसाद जमा करती हैं, सेडिमेंट जमा करती हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में उसमें क्या होता है, धसाव होता है। जियोसिंक्लाइंस याद रखिएगा एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो धसाव वाली बात है उसको आज एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे आज माना नहीं जाता है, क्योंकि अब जो माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोसिंक्लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, विशेषताएं क्या थी। जियोसिंक्लाइन भूसन्नति की सबसे पहली विशेषता, ये लंबे थे, नैरो थे और क्या थे, शैलो थे। लॉन्ग नैरो शैलो थे, लंबे थे, पतले थे और क्या थे, उथले जल के गर्त थे, डिप्रेशन ऑफ वाटर्स थे। जियोसिंक्लाइंस हमेशा किसके द्वारा बॉर्डर्ड होते हैं, उनके दोनों तरफ क्या होता है, रिजिड लैंड मास होता है, या जिसे हम फोरलैंड भी कहते हैं, यानी दृढ़ भूभाग होता है, और क्या होता है जिसे हम फोरलैंड्स भी कहते हैं। तो जो भी जियोसिंक्लाइन होगी, जैसे मान लीजिए कि अगर ये जियोसिंक्लाइन है तो ये जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है और जो ये हिस्सा है इसे हम कहेंगे दृढ़ भूखंड, ठीक है, या जिसे हम कहेंगे फोरलैंड या रिजिड लैंड मासेस कहेंगे। तीसरी जो विशेषता है कि जियोसिंक्लाइंस है मोबाइल जोन ऑफ वाटर। मोबाइल जोन ऑफ वाटर मतलब ऐसा गर्त है, ऐसी डिप्रेशन है जिसमें पानी का स्वरूप लगातार बदलता रहता है, ठीक है। जैसे दलदली इलाकों में क्या होता है, हमेशा पानी का स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे बदलता रहता है। पानी जमाव का इलाका बदलता रहेगा, कभी ज्यादा सेडिमेंट कहीं जम जाएगा तो वहां पानी हट जाएगा, दूसरे इलाकों में चला जाएगा। यानी ये जो भी वाटर का जोन है ये बहुत ही क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, इसमें काफी चेंजेस समय के साथ होते रहते हैं। जो चौथी विशेषता है कि जो जियोसिंक्लाइंस हैं, दे कैन पास डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम, यानी एक जियोसिंक्लाइन जो है वो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम्स में पाया जा सकता है। वो हो सकता है कि आपका पैलियोजोइक में भी हो और उसके बाद वो मेसोजोइक तक भी कंटिन्यू करे, ठीक है। तो जो जियोसिंक्लाइन थे वो क्या थे, वो डिफरेंट जो आपका टाइम था, यानी डिफरेंट जो जियोलॉजिकल टाइम था, वो जियोलॉजिकल टाइम को क्या कर सकते थे, पास कर सकते थे। जो जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट था वो जेम्स हॉल और डेना, दो लोग थे अमेरिकन, इन्होंने डेवलप किया था जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि जियोसिंक्लाइंस क्या होते हैं, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। आगे चल के जे.ए. स्ट्रीट्स, ऑथर होम्स और कोबर ने जियोसिंक्लाइन के कॉन्सेप्ट में काम किया, और जो कोबर का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर, यानी भूसन्नति की जो सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने दिया था, उस सिद्धांत को पढ़ते हैं हम लोग। जो कोबर थे, ही वाज अ जर्मन जियोलॉजिस्ट। क्या थे, जर्मनी के जियोलॉजिस्ट थे। 1883 में कोबर ने सबसे पहले क्या कोशिश की, उन्होंने कोशिश की समझाने की कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वलित पर्वत जो होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम डिस्कशन में था कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो कोबर ने सबसे पहले जो जियोसिंक्लाइंस से इनका इस्तेमाल किया ये समझाने के लिए कि जो जियोसिंक्लाइंस होती हैं, भूसन्नतियां थी, ये भूसन्नतियां किस तरीके से आने वाले समय में पर्वत में कन्वर्ट हुई।
सो जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इनका उद्देश्य था रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, संबंध बताना किसके बीच में, जो रिजिड लैंड मासेस हैं और जो जियोसिंक्लाइन है, यानी जो पुराने समय में आपके दृढ़ भूखंड पाए जाते थे और जो भूसन्नतियां पाई जाती थी, उनके बीच में संबंध को एक्सप्लेन करना ही कोबर का मुख्य उद्देश्य था। कोबर के सिद्धांत को अगर आपको समझना है तो इनकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को हम कहते हैं लिथोजेनेसिस, दूसरे को कहते हैं ओरोजेनेसिस और तीसरे को कहते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। तो एक एक करके तीनों अवस्थाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिथोजेनेसिस, ठीक है। लिथोजेनेसिस क्या है, पर्वत निर्माण की पहली अवस्था है। इस अवस्था में क्या है कि आपके क्या पाए जा रहे हैं, जियोसिंक्लाइन्स पाए जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ क्या है, रिजिड लैंडमास, दृढ़ भूखंड है, या जिसे हम फोरलैंड्स भी कहते हैं और इसे कार्टोगन्स भी कहा जाता है, ठीक है। यानी आपके जियोसिंक्लाइन्स पाए जा रहे हैं और जियोसिंक्लाइन के दोनों तरफ क्या है, रिजिड लैंडमासेस, फोरलैंड्स या कार्टोगन्स हैं। ये तीनों एक ही बात है। अब वो कहते हैं कि जो फोरलैंड्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस इरोजन बाय फ्लूवियल प्रोसेस, यानी जो फोरलैंड्स हैं, जो दोनों तरफ के जो दृढ़ भूखंड है, वहां से आने वाली नदियां बड़ी मात्रा में पानी और उन भूखंडों से अपरदित पदार्थ, यानी जो इरोडेड मटेरियल है, उस इरोडेड मटेरियल को लेके आती है और कहाँ डिपोजिट करती है, जियोसिंक्लाइन्स में डिपोजिट करती है। यानी दृढ़ भूखंडों से आने वाली नदियां बड़ी मात्रा में जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, उनको लेके आती थी और वो अवसाद को कहाँ जमा करती थी, उस अवसाद को वो जियोसिंक्लाइन में जमा करती हैं। इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा, इस प्रक्रिया को उन्होंने कहा सेडिमेंटेशन। अब उन्होंने कहा कि ये जो सेडिमेंटेशन है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में था, बहुत सारी नदियां थी और वो नदियां बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद को लेके आ रही थी और कहाँ जमा कर रही थी, जियोसिंक्लाइन में जमा कर रही थी। उसकी वजह से हुआ क्या कि वो जो ओवर सेडिमेंटेशन है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो अवसाद है, जब वो जमा हुआ आपका जियोसिंक्लाइन में, तो उससे क्या हुआ, बल, उससे दबाव पड़ा और उस दबाव की वजह से जियोसिंक्लाइन क्या होने लगा, नीचे की तरफ धंसने लगा, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सब्सिडेंस। इसे आप समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जियोसिंक्लाइन है, ठीक है, और दोनों तरफ से फोरलैंड से आने वाली नदियां इसमें क्या करती हैं, अवसाद डालती हैं। तो जैसे जैसे अवसाद का देखिए एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने के कारण ये जो पूरा आपका सेडिमेंट है, ये जमीन में नीचे की तरफ धक्का मारेगा। इसकी वजह से क्या होगा, धसाव होगा, सब्सिडेंस होगा। तो कोबर क्या कहते हैं, कोबर कहते हैं कि दोनों तरफ से आने वाली नदियां क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स को लेके आती थी, और जब वो सेडिमेंट्स को लेके आती थी तो वो बीच का जो आपका गर्त था उसमें वो जमा कर रही है। जैसे जैसे सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे नीचे का जो गर्त है उसमें क्या हो रहा है, और धसाव हो रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेज फर्स्ट है जिसमें नदियां और अवसादी पदार्थ लेके आ रही हैं और किसमें जमा कर रही हैं, जमा कर रही हैं जियोसिंक्लाइन में, भूसन्नति में। और जैसे जैसे पदार्थों की जो भार है वो बढ़ता गया, अवसादी जो इरोडेड मटेरियल है उनका भार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका जो तल है जियोसिंक्लाइन का वो क्या करने लगा, नीचे की तरफ धंसने लगा, जिसे प्रोसेस ऑफ सब्सिडेंस कहते हैं। दूसरी जो स्टेज है इसे हम कहते हैं ओरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ओरोजेनेसिस। ये जो स्टेज है ये माउंटेन बिल्डिंग स्टेज है, यानी इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आपका जो माउंटेन्स है उनका निर्माण होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि दूसरी अवस्था में होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, ये इलाका नीचे जाएगा, ठीक है। ये इलाका जब नीचे जाएगा तो अगल बगल के इलाके क्या होंगे, पास आएंगे, ठीक है। आप उसको हाइपोथेसाइज करिए कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, और ये जो पेन है ये सेडिमेंट है। जैसे जैसे सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे तल क्या होगा, धंसेगा, क्योंकि भार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे तल धंसेगा, देखिए दोनों हाथ मेरे पास आ रहे हैं, यानी फोरलैंड्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। यानी जैसे जैसे सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ेगी, फोरलैंड्स एक दूसरे के पास आएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे दोनों तरफ के फोरलैंड्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरीके से क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स हुई, यानी दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब होगा क्या कि जब ये कॉन्टिनेंट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इवेंचुअली बीच का जो मटेरियल है, उस मटेरियल में जैसे से जाएगा, बीच की जगह कम होगी। देखिए जो डिप्रेशन के बीच की जगह है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे डिप्रेशन के बीच की जगह कम होगी, वैसे वैसे जो उसका मटेरियल है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों फोरलैंड पास आने लगे तो बीच का जो सेडिमेंट था वो कहाँ उठ गया, ऊपर उठ गया। और इसके ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ, फोल्ड माउंटेन। किसका निर्माण हुआ, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इस प्रकार कोबर सक्सेसफुल रहे उस समय लोगों को समझाने में कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है। अब वैगनर ने कहा कि जो फोर्सेस हैं वो दो तरह से काम करेंगे।
पहली तरह ये होगी, अगर जो फोर्सेस हैं वो बहुत फास्ट हैं, यानी जो फोरलैंड है वो यानी अगर जो आपका जियोसिंक्लाइन है उसमें तेजी से धसाव होगा, बहुत तेजी से धसाव होगा, फास्ट सब्सिडेंस होगा, तो केवल एक माउंटेन बनेंगे। कैसे माउंटेन बनेंगे? एक माउंटेन बनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जो कंप्रेशन है यानी जो सब्सिडेंस है उसका रेट अगर स्लो होगा और फोरलैंड धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक पर्वत का निर्माण ना होके दो पर्वत का निर्माण होगा। और किसके पास? दोनों फोरलैंड के पास, यानी जो दोनों फोरलैंड्स हैं उन दोनों फोरलैंड्स के पास एक एक पर्वत का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम सीमांत पर्वत या मार्जिनल माउंटेन्स कहेंगे। और जो बीच वाला भाग है जो अप्रभावित है उसे हम क्या कहेंगे? मध्य भाग यानी मीडियन मास कहेंगे उसे। अब आप कल्पना करिए कि आप अपने बेड पे बैठे हैं और आप बेड को दोनों तरफ से आप बल दे रहे हैं, ठीक है? दोनों तरफ से आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथ को एक दूसरे की तरफ ला रहे हैं बेडशीट के ऊपर। तो आप पाएंगे कि आपके हाथ, दोनों हाथ के पास वाली जो बेडशीट है वो फोल्ड हो जाएगी, सिर्फ पास वाली। क्यों? क्योंकि उसका नेचर क्या है? बहुत सॉफ्ट है और आप धीरे से बल डाल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आपका जो सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे पास में आते हैं, तो पूरा सेडिमेंट एक साथ में उठने के बजाय केवल मार्जिनल जो सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, जिसकी वजह से दो माउंटेन रेंज का निर्माण होता है। बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? अप्रभावित रहता है, तो वो क्या रहता है? प्लेन रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? मीडियन मास कहते हैं। यानी कोबर के अनुसार दो तरह के माउंटेन होंगे। एक, अगर बल तेज होगा तो सिंगल माउंटेन का निर्माण होगा, और अगर बल धीरे धीरे होगा तो किसका निर्माण होगा? दो माउंटेन्स का निर्माण होगा, जिसे उन्होंने मार्जिनल रेंज कहा, ठीक है? ये जो आपका हिमालय है, हिमालय में उन्होंने कहा क्या? हिमालय क्या है? माउंटेन, आपका मार्जिनल माउंटेन है। और बीच में क्या है? आपका जो बीच में तिब्बत का जो पठारी भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मीडियन मास को, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हिमालय है वो मार्जिन जो माउंटेन है उसका एग्जाम्पल। कोबर ने तीसरी स्टेज की बात की जिसे उन्होंने कहा ग्लिप्टोजेनेसिस, ठीक है? अब ग्लिप्टोजेनेसिस मतलब ये जो पर्वत हैं जो जिनका निर्माण हो चुका है, अब इसमें जो है बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है? इसे हम फ्लूवियल और एलोइंग प्रोसेसेस कहते हैं। तो आपको जो आपके डिफरेंट फ्लूवियल प्रोसेसेस ये क्या करते हैं? अपर्दित करते हैं। तो पर्वत को धीरे धीरे ये अपर्दित करने लगेंगे, और समय के साथ इन पर्वतों की ऊंचाई क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, और एक दिन क्या होगा? ये पर्वत घिस के क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं जो एक समय पे बहुत ऊंचे हुए करते थे, लेकिन अब क्या हो गए? इनकी जो ऊंचाई है वो काफी ज्यादा कम हो गई। यानी तीसरी स्टेज क्या है? तीसरी स्टेज आपका जो माउंटेन्स है उनकी जो ऊंचाई है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। अब बात करते हैं इनकी डिमेरिट्स की। सबसे पहले जो कोबर के सिद्धांत की डिमेरिट है वो ये है कि जो फोरलैंड्स हैं वो एक दूसरे में एक साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है अब ये गलत है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता है, ठीक है? दूसरा जो उन्होंने कहा, अगर आप देखें तो ऐसे माउंटेन्स जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंडिंग हैं, आप उन एक्सटेंडिंग हैं, उनको तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे ईस्ट वेस्ट आपके, जैसे आपका हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन का जो फॉर्मेशन है वो तो आप समझा देंगे कि एक तरफ यूरेशियन है हिस्सा है, काटोगन है, और दूसरी तरफ इंडियन काटोगन है, और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इस वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन वो पर्वत जो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडिंग है, खासकर रॉकीज और एंडीज, रॉकीज और एंडीज को आप देखें तो वो नॉर्थ से साउथ हैं, तो वो जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ तो उनका काटोगन है लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ओशंस है। तो दूसरी तरफ ओशन होना जो है इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही में उन्होंने क्या कहा? मीडियन मास की बात कही थी और कहा था कि जो मीडियन मास है, जैसे तिब्बत का प्लेटू है, वो क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो तिब्बत के प्लेटू की ऊंचाई कितनी है? लगभग समुद्र तल से 5000 मीटर अबव मीन सी लेवल है, ठीक है? तो अगर प्रभावित नहीं होता तो वो जो मध्य मास है उसको काफी नीचे होना चाहिए था। इसका इतना ऊंचाई पे स्थित होना इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है।